हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। तो आज हम अपने एमपी टेट वर्ग 3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है उसको आगे ले चलते हुए देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है? डेंटाइन, कॉन्ड्रिन, केराटिन या फिर इनेमल? तो कौन सा होता है? इनेमल होता है। इनेमल को जो कोशिकाएं बनाती हैं, जो कोशिकाएं इनेमल को बनाती हैं उसको क्या कहा जाता है? इमाइलोप्लास्ट कोशिका कहा जाती है। और इनेमल बना किसका होता है? तो इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये जो डेंटाइन होता है ये क्या होता है? तो ये इनेमल से कवर ये इनेमल से नीचे पाई जाती है, यानी ये टोटली इनेमल से कवर होती है। ये येलो कलर की होती है। और जो डेंटाइन को जो सेल बनाती है उनको क्या कहा जाता है? उनको ओडेंटोब्लास्ट सेल कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। मानव का दंत सूत्र क्या होता है? 2123/2123, 1003/1003, 3023/3133, 3131/3121। तो मानव का दंत सूत्र क्या होता है? 2123। ये 2123 किसके नंबर को दर्शाता है? ये एक चौथाई भाग को दर्शाता है। अगर ये ऊपरी जबड़ा है तो ये इसके हाफ पार्ट को यानी 1/4 भाग को दर्शाता है। ICPM यानी इंसीजर कितने होते हैं? 2, केनाइन कितने होते हैं? 1, प्रीमोलर कितने होते हैं? 2 और मोलर कितने होते हैं? 3। तो ये 2123 यहाँ से आया है। तो मानव के दंत सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? 2123/2123 × 2 = कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। जो ये 1003 है ये चूहे के दंत सूत्र का फॉर्मूला होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? जठर रस का pH मान कितना होता है? 1.5 से 2 होता है, 4 to 5 होता है, 6 to 7 और 8 to 8.5। तो जठर रस का pH मान कितना होता है? 1.5 से 2 तक होता है। अब देखते हैं कुछ अन्य चीज़ों का pH मान कितना होता है। जैसे लार का pH कितना होता है? लार का pH 6.8 होता है। यूरिन का 6.2 होता है। कॉफ़ी का 5 होता है। लेमन जूस का 2 to 3 होता है। मिल्क का pH क्या होता है? 6.5। एंड जो आंसू होता है, आंसू का pH कितना होता है? 6.4 से 7.4 तक हो सकता है। यानी आंसू हल्का अम्लीय और हल्का क्षारीय दोनों हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। HCl का स्रावण कौन सी कोशिका करती है? कुफ्फर कोशिका, ऑक्जेंटिक कोशिका, जाइमोजिन कोशिका और श्लेष्मा कोशिका। तो HCl का स्रावण
ऑक्जेंटिक कोशिका करती है। अब ये देखते हैं, जो ऑक्जेंटिक कोशिका है, कुफ्फर कोशिका है, ये बनती कहाँ पे है? तो आमाशय में यानी स्टमक में कौन सी ग्लैंड होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। पहला क्या है? क्या है? म्यूकस सेल। और दूसरा है पेप्टिक सेल। और तीसरा है ऑक्जेंटिक सेल। तो जो ये म्यूकस सेल होती है, ये क्या करती है? म्यूकस का फॉर्मेशन करती है। म्यूकस का फॉर्मेशन करती है। और जो पेप्टिक सेल है, ये पेप्सिनोजन का फॉर्मेशन करती है। पेप्सिनोजन का फॉर्मेशन करती है। और ऑक्जेंटिक सेल है, ये HCl का स्रावण करती है। किसका स्रावण करती है? HCl के स्रावण करती है। जो कुफ्फर कोशिका होती है, ये क्या होती है? तो कुफ्फर कोशिका एक ऐसी कोशिका होती है जो दूसरी कोशिका को ही खत्म कर देती है। यह लीवर में पाई जाती है। कहाँ पे? लीवर में पाई जाती है। और यह दूसरी कोशिका को खत्म कर देती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मानव के जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं? 100 से 200, 5000 से 10,000, 2000 से 8000 या 10 मिलियन से अधिक। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2000 से 8000। अब ये स्वाद कलिकाएँ होती क्या हैं? तो ये क्या है? जीभ। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्वाद कलिकाएँ यानी टेस्ट बड पाई जाती हैं, जिससे हमें खट्टा, मीठा, नमकीन आदि जो चीज़ें हैं, इनका आभास होता है। तो ये जो आगे का टिप वाला पार्ट है, ये जो टिप वाला पार्ट है, इससे किसका एहसास होता है? इससे मीठे का स्वाद आता है। और ये जो आगे का कॉर्नर वाला पार्ट है, यानी सामने की जीभ का जो किनारे वाला पार्ट है, इससे किसका स्वाद आता है? तो इससे नमकीन का स्वाद आता है। और ये जो पार्ट होता है, यानी मिडल साइड का, ये जो मिडल साइड का पार्ट होता है, यहाँ से किसका अनुभव होता है? तो यहाँ से खट्टे का अनुभव होता है। और ये जो लास्ट वाला, जीभ का जो लास्ट वाला पार्ट है, यहाँ से किसका अनुभव होता है? तो यहाँ से कड़वेपन का अनुभव होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सलाइवरी एमाइलेज किसके पाचन में मदद करता है? लिपिड के, प्रोटीन के, स्टार्च के या फिर सेल्यूलोज के? तो सलाइवरी एमाइलेज किसके पाचन में मदद करता है? स्टार्च के। लार में जो सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है, ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। स्टार्च को किस में तोड़ता है? जो सलाइवरी एमाइलेज है, ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। पर क्या ये स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन हो गया? तो नहीं, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन तब माना जाएगा जब ये फाइनली किस में बन जाए? ग्लूकोज में। पर माल्टोज क्या होता है? ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का बना होता है। इसलिए सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च का पाचन तो करती है, पर इसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं कर पाती है। ये स्टार्च को किस में बदलती है? माल्टोज में बदल देती है। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर के किस भाग में विलाई मौजूद होती है? विलाई यानी रसांकुर। नेत्र में, किडनी में, छोटी आंत में या फिर अग्नाशय में? तो विलाई कहाँ मौजूद होती है? छोटी आंत में मौजूद होती है। छोटी आंत में, आहार नाल में जो छोटी आंत पाई जाती है, तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 to 7 मीटर होती है। अब विलाई का कार्य क्या होता है? तो जो ये विलाई होता है, यह अवशोषण के लिए, जो अवशोषण, जैसे ये हो गई, मान लीजिए छोटी आंत हो गई, ये छोटी आंत हो गई, तो इसमें ऐसे क्या पाए जाते हैं? रसांकुर यानी विलाई पाए जाते हैं। तो ये विलाई का कार्य क्या होता है? तो ये अवशोषण के लिए सतह क्षेत्रफल को बढ़ाता है, यानी जितनी ज़्यादा विलाई मौजूद होंगे उतना ज़्यादा अवशोषण होगा। तो ये क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ाता है। अवशोषण के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाने का कार्य करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय आहार में परिवर्तित करता है? जठर रस, आंत्र रस, पित्त रस और अग्नाशयी रस। तो अम्लीय आहार को क्षारीय आहार में कौन परिवर्तित करता है? कौन करता है? पित्त रस करता है, क्योंकि जठर रस तो ये तो खुद ही अम्लीय होता है। इसका पीएच अभी हम देखे हैं 1.5 से कितना होता है? 2 तक होता है। तो ये तो खुद ही अम्लीय होता है। और ये जो पित्त रस होता है, ये क्या करता है? भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। वैसे तो देखा जाए, जो आंत्र रस हैं और अग्नाशयी रस हैं, ये भी क्षारीय होते हैं, पर भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य कौन करता है? ये पित्त रस ही करता है। अग्नाशयी रस जो है, इसका पीएच कितना होता है? तो इसका पीएच 7.8 से 8.3 तक माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहली है पैरोटिड, दूसरा है सबमैंडिबुलर, तीसरी है सबलिंगुअल। तीसरी क्या है? सबलिंगुअल। तो ये पैरोटिड क्या है? ये कहाँ पाई जाती है? तो ये कान के पीछे पाई जाती है। ये कान के पीछे पाई जाती है। अब सबमैंडिबुलर कहाँ पाई जाती है? तो ये ऊपरी तथा निचले जबड़े के बीच में जो संधि होती है, वहाँ पे पाई जाती है। ऊपरी और निचले जबड़े के बीच में जो संधि होती है, वहाँ पे पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये गुहा के नीचे पाई जाती है। गुहा के नीचे पाई जाती है। पैरोटिड इसको सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी होती है। और जो मैंडिबुलर है, ये मध्यम आकार की होती है, मध्यम आकार की होती है। और ये सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी होती है। पैरोटिड ग्रंथि से 25% सलाइवा का स्रावण होता है और सबमैंडिबुलर से 70% सलाइवा का स्रावण होता है। और जो सबलिंगुअल है, इससे 5% सलाइवा का
श्रावण होता है। जो मम्प्स होता है ये किसको अफेक्ट करता है? तो जो मम्प्स होता है ये पैरोटिड ग्लैंड को ही अफेक्ट करता है, यानी पैरोटिड ग्लैंड को ही अफेक्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गलसुआ बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? छोटी आंत से, मुख से, पित्ताशय से और आमाशय से। तो मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? आमाशय से। किससे? आमाशय से। आमाशय में जो आमाशय होता है, एक मिनट, किसमें? आमाशय से। आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आमाशय में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, और ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? इसको पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। अब जब ये पॉलीपेप्टाइड क्या करता है, तो छोटी आंत में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन मिलके इस पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल देते हैं। तो छोटी आंत में क्या क्या मिलते हैं? एक मिनट, छोटी आंत में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये मिलके क्या करते हैं? पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल देते हैं। तो आमाशय में क्या था? आमाशय में पेप्सिन एंजाइम था। ये पेप्सिन एंजाइम ने क्या किया? प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये क्या कहलाते हैं? पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं। अब पॉलीपेप्टाइड जब यहाँ छोटी आंत में गया तो छोटी आंत में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है। ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन मिलके क्या करते हैं? पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल देते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दंत क्षय की प्रक्रिया में किसका क्षरण होता है? प्रोटीन का, वसा का, इनेमल का या फिर फास्फोरस का? तो इस प्रक्रिया में किसका क्षरण होता है? इनेमल का होता है। अगला प्रश्न है, सिग्मॉइड कॉलोन किसका हिस्सा होता है? छोटी आंत का, एनल कैनाल का, बड़ी आंत का या फिर इलियम का? तो जो सिग्मॉइड कॉलोन है ये किसका हिस्सा होता है? बड़ी आंत का होता है। ये क्या हो गया? अपेंडिक्स हो गया। सिक्कम। ये किसकी संरचना हो गई? बड़ी आंत की। इसको क्या बोलते हैं? ये है सीकम। यहाँ पे क्या होता है? ये इलियम होता है। तो सीकम किससे जुड़ा होता है? इलियम से जुड़ा होता है। और ये क्या है? ये अपेंडिक्स हो गया। इसको हम बोलते हैं, ये है असेंडिंग कॉलोन। ये क्या होता है?
डिसेंडिंग कोलोन। और ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ट्रांसवर्स कोलोन। यहाँ पे ये क्या होता है? सिग्मॉइड कोलोन। और ये क्या होता है? रेक्टम। तो यही तो प्रश्न में पूछा गया है कि जो सिग्मॉइड कॉलोन है ये किसका हिस्सा होता है? तो ये किसका हिस्सा होता है? बड़ी आंत का हिस्सा होता है। कॉलोन में ही जो ई कोलोई बैक्टीरिया पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? कॉलोन में ही पाया जाता है। अब बड़ी आंत का कार्य क्या होता है? तो बड़ी आंत जल, खनिज लवण और विटामिन का अवशोषण करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? मुख में, छोटी आंत में, आमाशय में या फिर लीवर में? तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। अब छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला क्या होता है? ड्यूडेनम। दूसरा क्या होता है? जेजुनम। और तीसरा क्या होता है? इलियम। तो ये कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये 1 मीटर लंबा होता है और ये उससे 3 मीटर लंबा होता है। सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है कहाँ पे होता है? पाचन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? ड्यूडेनम में होता है। और जो अवशोषण है, सबसे ज़्यादा अवशोषण कहाँ पे होता है? जेजुनम में होता है। और जो इलियम वाला पार्ट है, यहाँ पे जो विटामिन B12 है, इसका अवशोषण होता है। किसका? विटामिन B12 का अवशोषण कहाँ पे होता है? इलियम से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। लीवर किसका समृद्ध स्रोत होता है? शुगर का, वसा घुलनशील विटामिन का, खनिज का या फिर प्रोटीन का? तो लीवर किसका समृद्ध स्रोत होता है? प्रोटीन का। वैसे तो सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, बाकी भी होते हैं, पर सबसे ज़्यादा किसका स्रोत होता है? प्रोटीन का होता है। इसमें कौन कौन से प्रोटीन? जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, और क्या? प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन और क्लोटिंग प्रोटीन भी पाए जाते हैं। क्लोटिंग प्रोटीन पाए जाते हैं। तो लीवर किसका समृद्ध स्रोत होता है? प्रोटीन का। लीवर में कौन कौन से वसा घुलनशील विटामिन पाए जाते हैं? तो लीवर में A, D, E, K, ये सारे वसा घुलनशील विटामिन पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अग्नाशय के एंजाइम कहाँ पर कार्य करते हैं? अग्नाशय में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पर कार्य करते हैं? बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय और मुख पर। तो अग्नाशय के एंजाइम कहाँ पर कार्य करते हैं? छोटी आंत पर। अग्नाशयी रस पर डे कितना निकलता है? जो अग्नाशयी रस है वो पर डे 1500 ml सिक्रीट होता है। कितना? पर डे 1500 ml सिक्रीट होता है। अब अग्नाशय में 3 सेल होती हैं। कौन सी? अल्फा सेल, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज में, बीटा सेल, तीसरा क्या है? गामा सेल। जो अल्फा सेल है इससे क्या निकलता है? ग्लूकागॉन निकलता है। ग्लूकागॉन निकलता है। बीटा सेल से क्या निकलता है?
इंसुलिन निकलता है। और ये जो गामा सेल है इससे क्या निकलता है, तो इससे सोमैटोस्टेटिन क्या निकलता है, सोमैटोस्टेटिन निकलता है। जो ग्लूकागॉन है ये जो अल्फ़ा सेल है कितना होती है, 25%। और जो बीटा सेल है 60%। और जो गामा सेल है ये 10% होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पित्ताशय को सर्जरी द्वारा हटाना क्या कहलाता है, यानी जो गॉल ब्लैडर होता है उसको सर्जरी के द्वारा जो रिमूव किया जाता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोलेलिथियोसिस, कोलेसिस्टेक्टोमी, हेपेक्टोमी या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, कोलेसिस्टेक्टोमी। जो गॉल ब्लैडर को सर्जरी के द्वारा हटाया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोलेसिस्टेक्टोमी। और कोलेलिथियोसिस क्या होते हैं, तो जो पित्ताशय में जो पथरी बनती है, पित्ताशय में जो पथरी बनती है उसको क्या बोलते हैं, कोलेलिथियोसिस बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पाचन कैसी प्रक्रिया है, भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पाचन कैसी क्रिया है, ये दोनों है। भौतिक क्रिया में क्या आ जाएगा, जैसे चबाना है, चबाना है, ये किस में आ जाएगा, भौतिक क्रिया में। और रासायनिक क्रिया में क्या आ जाएगा, जो एंजाइम और एसिड से जो भोजन पचता है वो किस में आ जाएगा, रासायनिक क्रिया में। तो यानी पाचन भौतिक क्रिया भी होती है और रासायनिक क्रिया भी होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न क्या है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी, पैरोटिड और सबमैंडिबुलर। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, पैरोटिड होती है। अभी हमने देखा इससे 25% सलाइवा का सिक्रेशन होता है, कितना, 25%। अब ये जो नहीं, ये जो सब मैक्सिलरी है और सब मैंडिबुलर है ये एक ही होती हैं, ये क्या होती हैं, एक ही होती हैं। अब सबलिंगुअल से कितना श्रावण होता है, तो इससे 5% सलाइवा का सिक्रेशन होता है। और सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर मिला के कितना परसेंट होता है, तो इससे 70% सलाइवा का सिक्रेशन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसी में है, ब्रूनर्स ग्रंथियाँ किस में पाई जाती हैं, छोटी आंत में, आमाशय में, मलाशय में या फिर मुख गुहा में। तो ब्रूनर्स ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं, छोटी आंत में। अभी ब्रूनर्स ग्रंथियाँ छोटी आंत के ड्यूडेनम पार्ट में पाई जाती हैं। ये ग्रंथियाँ क्या करती हैं, जो पेट से जो एसिडिक काइम है यानी भोजन की जो लुगदी आती है उसको क्या करती हैं, एसिडिक काइम को उसको क्षारीय बनाती हैं। इसके लिए ये क्या करती हैं, म्यूसिन लिक्विड है उसका स्राव करती हैं और उसको क्षारीय बनाती हैं। तो ब्रूनर्स ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं, छोटी आंत में। ये जो पेट से एसिडिक भोजन आता है, जो एसिडिक फूड आता है उसको क्या करती हैं, क्षारीय बनाने का कार्य करती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मानव में पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां कौन सी हैं,
लार ग्रंथि और अग्नाशय, लार ग्रंथि और यकृत, यकृत और अग्नाशय, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। तो देखा जाए तो पाचन तंत्र से जुड़ी लार ग्रंथि भी है, अग्नाशय भी है और यकृत भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय तीनों क्या हैं? पाचन ग्रंथियां हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मानव में पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल सही अनुक्रम क्या है? यानी कौन सा अनुक्रम ऐसा है जो पाचन तंत्र को डिफाइन करता है? पहले पाचन आएगा, अंतर्ग्रहण, आत्मसातीकरण, विसर्जन और अवशोषण। तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हम क्या करते हैं? फूड का अंतर्ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे अंतर्ग्रहण क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण करते हैं। फिर क्या करते हैं? उसका पाचन होता है। फिर पाचन के बाद क्या होता है? उससे खनिज लवण का अवशोषण होता है। फिर उसके बाद उसको यूटिलाइज किया जाता है, यानी क्या होता है? आत्मसातीकरण होता है। फिर लास्ट में क्या होता है? उसका इजेशन यानी विसर्जन होता है, यानी उसको बॉडी वेस्ट को बाहर निकालते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न क्या है? यकृत द्वारा निकलने वाले जो वाइल जूस है उसका कार्य क्या है? यकृत से जो बाइल जूस निकलता है उसका कार्य क्या है? ये भोजन को क्षारीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को तोड़ता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यकृत द्वारा जो बाइल जूस निकलता है इसका कार्य क्या है? ये भोजन का क्षारीय बनाता है। और ये क्या करता है? ये पायसीकरण का भी कार्य करता है। क्या करता है? पायसीकरण का कार्य करता है। पायसीकरण यानी ये क्या करता है? वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन क्या कहलाता है? प्लप, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचित भोजन संचित होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। ये क्या करता है? यकृत ग्लाइकोजन को ज़रूरत पड़ने पे ग्लूकोज में बदल के हमारे बॉडी को वापस लौटा देता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजीनोलाइसिस यानी यकृत द्वारा ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजीनोलाइसिस। अब ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कब बदलता है? जब हम फास्ट रहते हैं या जब भी हम व्रत रहे तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होता है, तब ये क्या करता है? यकृत जो ग्लाइकोजन स्टोर किया रहता है उसको ग्लाइकोजीनोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज में बदल देता है। अगला प्रश्न क्या है? हिपैरिन किसके द्वारा स्रावित होता है? रुधिर कोशिका, तंत्रिका कोशिका, यकृत कोशिका या फिर वृक्क कोशिका? तो हिपैरिन का स्रावण किसके द्वारा होता है? यकृत कोशिका के द्वारा। हिपैरिन एक प्रकार का क्या है? ये जो हिपैरिन है ये क्या होता है? तो ये शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने से रोकता है, यानी ये एक थक्का रोधी पिगमेंट होता है। क्या होता है? थक्का रोधी होता है। थक्का रोधी वर्णक होता है। ये कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। अगला प्रश्न क्या है? अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशय रस में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ट्रिप्सिन पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी।
क्योंकि अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ट्रिप्सिन भी पाया जाता है, एमाइलेज भी पाया जाता है और लाइपेज भी पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।